इंटेलेक्ट आइस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत की मृदा के प्रकार का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग मृदा से संबंधित दो समस्याओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला मृदा ये दो समस्या में पहली समस्या कौन सी है? मृदा अपर्दन की और दूसरा मृदा अवक्रमण की। मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन, जिसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन, और दूसरा सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा अवक्रमण। मृदा अवक्रमण, सॉइल डिग्रेडेशन। अब देखिए दोनों में क्या क्या अंतर है और दोनों के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए जब मृदा अपर्दन की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाता है कि मृदा की पतली परत का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। द लॉस ऑफ द uppermost part of soil by the action of water and wind is termed as soil erosion। अर्थात पवन, हवा तथा जल के द्वारा मृदा के सबसे ऊपरी परत का अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाने को मृदा अपर्दन कहा जाता है। अब देखिए ये जो मृदा अपर्दन है इसमें मुख्य रूप से किसने भाग लिया? जल ने और दूसरा विंड ने। सो वाटर एंड विंड are two factors, two forces are responsible behind erosion of soil। ठीक है, और तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों में किसके बारे में चर्चा करेंगे? मृदा अपर्दन की। सो मृदा अपर्दन डेफिनेशन तो हम लोगों ने कर दिया, और याद रखिएगा कि भारत में 105.84 मिलियन हेक्टेयर, 48 मिलियन हेक्टेयर, सॉरी 105.48 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है सॉइल इरोजन से प्रभावित है। 105.48 मिलियन हेक्टेयर लैंड इज इरोज्ड, मृदा अपर्दन से क्या है? प्रभावित है। और सर्वाधिक मृदा अपर्दन कहां होता है? तो राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र। राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, ये भारत के कुछ राज्य हैं जहां मृदा अपर्दन सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? तो लॉस ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा की सबसे ऊपरी परत जब क्या हो जाती है? अपने स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है। और किसके द्वारा? मुख्य रूप से दो ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, मुख्य रूप से जल द्वारा तथा वायु द्वारा। सो दीज आर द टू फैक्टर्स, वाटर एंड रनिंग वाटर एंड एयर is the responsible, are the two factors which are responsible behind the erosion of soil। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो जल द्वारा मृदा का अपर्दन। जल द्वारा मृदा का अपर्दन, सॉइल इरोजन बाय वाटर, और बेसिकली रनिंग वाटर, बहते जल द्वारा, क्योंकि जब भी जल में जब गति उत्पन्न होगी ना, तभी वो क्या करेगा, जल अपने स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा को ले जाएगा। ठीक है, अब देखिए जल द्वारा भारत में लगभग 26.21 मिलियन हेक्टेयर 26.21 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो जल के द्वारा अपर्दित होती है। 26.21 मिलियन हेक्टेयर of total land of India is under the erosion of soil by the moving water or water. तो 26.21 मिलियन हेक्टेयर भूमि किसके द्वारा? जल के द्वारा अपर्दित होती है, और प्रतिवर्ष क्या होता है, जल के द्वारा कटाव होकर के वो खराब होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है। अब देखिए जल के द्वारा अपर्दन कितने प्रकार से किया जाता है। द टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन अफेक्टेड बाय वाटर। ठीक है, तो जल द्वारा मृदा अपर्दन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन बाय वाटर कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहला होता है अपस्फुरन अपर्दन। अपस्फुरन अपर्दन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लैश इरोजन। इसमें क्या होता है कि जब वर्षा की बूंदें तेजी से बैरन लैंड पर, माने वैसे धरती पर जहां वनस्पति नहीं है, पड़ती हैं तो मृदा के कणों को तोड़ देती है। द एरिया which is devoid of any vegetation, when the rainfall with great speed fall on that land, the soil is disintegrated and washed away. वैसे अपर्दन को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लैश इरोजन कहते हैं, अपस्फुरन अपर्दन कहते हैं। अर्थात जब वनस्पति विहीन क्षेत्र में वर्षा की बूंदें तीव्र गति से पड़ती है तो वह मिट्टी के कणों को तोड़ देती है, उसमें चटक उत्पन्न कर देती है, और वह मृदा क्या हो जाती है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है जल के साथ। ऐसे अपर्दन को हम लोग क्या कहते हैं, अपस्फुरन अपर्दन कहते हैं। अब दूसरा जो है परत अपर्दन, सीट इरोजन जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस इरोजन में क्या होता है, वर्षा के द्वारा जब वर्षा होती है
तो मिट्टी की सबसे ऊपरी पतली परत में वर्षा जल के साथ बहकर चली जाती है। ऐसे अपर्दन को परत अपर्दन कहा जाता है। ड्यू टू रेन, the very thin upper part of soil washed away with running water, with the rain water. That this type of erosion is termed as sheet erosion. अब इस इरोजन में क्या होता है, पता ही नहीं चलता कि मिट्टी का अपर्दन हो रहा है। ठीक है, किसानों को पता ही नहीं चलता कि मिट्टी का अपर्दन हो रहा है, और मिट्टी क्या होती है, धीरे धीरे एकदम पतली परत के रूप में वहां से बह जाती है। इसीलिए इस अपर्दन को क्या कहा जाता है, इस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। ठीक है, द वेरी थिन लेयर ऑफ soil is washed away by rain. And when soil is washed away, it is very difficult to observe. पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि मिट्टी की ऊपरी परत चली जाती है। इसे स्लो डेथ ऑफ फार्मर्स कहा जाता है, किसानों की धीमी धीमी मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि किसान को पता नहीं चलता कि उसकी मिट्टी की ऊपरी परत धुल गई। और खास करके वैसे क्षेत्रों में यह देखने को मिलता है जहां मिट्टी में वनस्पति कम होती है, घास वगैरह कम होता है, और मिट्टी में थोड़ा सा स्लोप होता है, वैसे क्षेत्रों। उसके बाद तीसरा रिल इरोजन, ठीक है, जिसको क्षुद्र सरिता अपर्दन कहते हैं। रिल इरोजन, देखिए क्षुद्र सरिता इरोजन किसको कहते हैं, वर्षा के पश्चात, रेनफॉल के पश्चात, बारिश के पश्चात क्या होता है, पतली पतली सरिताएं, चैनल्स, ठीक है ना, नैरो एंड शैलो चैनल्स आर डेवलप्ड ऑन सॉइल। बारिश के कारण मिट्टी में पतली पतली छोटी छोटी सरिताओं का उद्भव होता है। ड्यू टू रेनफॉल, narrow and shallow channels develop, and that narrow and shallow channels washed away a large part of upper soil. और ये छोटी छोटी सरिताएं क्या करती हैं, मिट्टी के ऊपरी परत को बहाकर दूर ले जाती है और मिट्टी को ऊसर बना देती हैं, बैरन बना देती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षुद्र सरिता अपर्दन। ओके, नेक्स्ट गुली इरोजन, जिसको कहा था अवनालिका क्षरण, अवनालिका गुली इरोजन। एक प्रकार से यह क्षुद्र सरिता अपर्दन का विस्तृत पार्ट होता है, का विस्तृत रूप ही क्या है, द एक्सटेंशन ऑफ रिल इरोजन। व्हेन रिल इरोजन बिकेम, क्या होता है, वेरी वाइड, व्हेन चैनल्स बिकम वेरी वाइड and large part of soil is eroded, that type of erosion is known as gully erosion. तो अवनालिका अपर्दन में क्या होता है,
अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, जहां अधिक वर्षा होती है वहां, या जहां मिट्टी, और उस क्षेत्र में जहां मिट्टी में क्ले की मात्रा ज्यादा होती है, उस मिट्टी में, उस क्षेत्र में क्या कर देती हैं, मिट्टी को वर्षा का जल काट काट कर क्या कर लेता है, अपने साथ लेके चला जाता है, और मेक द लैंड अनफर्टाइल, और मिट्टी के को पूरी तरह खराब कर देता है, और अंततः किसका बच जाता है, उत्खात भूमि, बीहड़ जिसको कहा जाता है, उत्खात भूमि में बदल जाता है। किसमें, बैड लैंड, उत्खात भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी। यहां क्षुद्र सरिता में क्या था, पतली पतली सरिताएं बनती है वर्षा के कारण, ठीक है, नैरो एंड सैलो चैनल्स डेवलप, बट व्हेन द नैरो एंड सैलो चैनल्स became very big, so that big channels are responsible behind the origin of soil in large quantity, which is termed as avanalika, which is termed as gully erosion. ठीक है, और वो क्या कर देती है, संपूर्ण क्षेत्र को, and it turns the large area into a badland topography, और संपूर्ण क्षेत्र को उत्खात भूमि में बदल देती है, जिसको बीहड़ कहा जाता है। मालवा प्लेट्यू में, मालवा के पठार पर चंबल नदी क्या कर देती है, बहुत बड़े बड़े बीहड़ का निर्माण करती है। चंबल का बीहड़ जहां क्या है, डकैत लोग रहते थे। तो क्षुद्र सरिता अपर्दन का विस्तृत रूप ही क्या है, अवनालिका अपर्दन है। ठीक है, और ये क्या कर देती है, मिट्टी के बड़े क्षेत्रों को बर्बाद कर देती है, बड़े क्षेत्र की भूमि को बर्बाद कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये चार हो गए, अपस्फुरन अपर्दन, परत अपर्दन, क्षुद्र सरिता अपर्दन जिसको रील इरोजन कहा जाता है, अवनालिका अपर्दन, गुली इरोजन, एंड फिफ्थ इज स्लिप इरोजन। स्लिप इरोजन जिसको हम लोग भूस्खलन अपर्दन, भूस्खलन अपर्दन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, जहां ज्यादा वर्षा होती है और मिट्टी थोड़ी सी ढलाऊ होती है, वहां वर्षा के कारण मिट्टी में जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो जल की मात्रा, मिट्टी में जल की मात्रा जब ज्यादा होगी तो मिट्टी का भार ज्यादा हो जाएगा, और भार ज्यादा होने के कारण क्या हो जाती है, मिट्टी नीचे की तरफ लुढ़क जाती है। ठीक है, तो वैसे अपर्दन को हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप इरोजन। दिस टाइप ऑफ इरोजन इज जनरली विटनेस्ड इन द एरिया वेयर स्लोप इज steep slope and amount of rainfall is high. Due to amount of high rainfall, the water entered in soil pores and make the soil heavy, and because of slope, the soil displaced in large quantity from their original place. So this type of erosion is called slip erosion, भूस्खलन अपर्दन कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है इस तरह का। उसके बाद नेक्स्ट सेवेंथ कौन सा है, सेवेंथ है आपको स्ट्रीम बैंक इरोजन, सरिता तट क्षरण। या अपर, देन स्ट्रीम
बैंक इरोजन, सरिता तट क्षरण, अपर्दन। अब यहां ये बेसिकली इस प्रकार का क्षरण कहां देखने को मिलता है? बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, असम में। नदी बरसात के समय क्या हो जाता है? नदियों में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, नदी का स्पीड भी क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हो जाता है। अब नदी क्या कर देती है? अपने किनारे भाग को काटना शुरू कर देती है और इस मिट्टी को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो वैसे अपर्दन को क्या कहा जाता है? सरिता तट अपर्दन, स्ट्रीम बैंक इरोजन। दिस टाइप ऑफ इरोजन इज बेसिकली विटनेस्ड इन बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉट वेस्ट बंगाल, असम and eastern part of UP. During rainy season, the volume of water increases in river, and apart from that, the speed of the speed of water also increases. So due to the kinetic energy of water, the bank area, the soil of bank area is eroded by the fast moving water. वो कंटिन्यूस क्या करती है? उस पर धक्का मारती है, उसको तोड़ देती है और बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े कट करके कहां चले जाते हैं? सॉइल में चले जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम बैंक इरोजन। और एक खास करके उत्तर भारत में देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में इस तरह की नहीं देखने को मिलता। और बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, असम में इस प्रकार का अपर्दन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। रिवर ऑल्सो चेंज देयर कोर्स। जब नदियां अपना रास्ता बदलती है तब भी इस प्रकार का अपर्दन देखने को मिलता है। इसके अलावा पीटिका क्षरण, भूसंकलन हो गया। नेक्स्ट ग्लेशियल इरोजन, हिमानी क्षरण। इस प्रकार का क्षरण कहां होगा? आपको हिल एरियाज में, जहां ग्लेशियर्स यानी कि जहां हिम नदी होगा, वो हिम नदी क्या होती है? हिम की नदी जो ढलाव के सहारे नीचे की तरफ आती है तो अपने साथ मिट्टी को भी उखाड़ कर लेकर चली आती है। तो ये सब अपर्दन मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में, खास करके हिमालय जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके बाद सागरीय क्षरण, सागरीय क्षरण या अपर्दन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेराइन और बीच इरोजन कहते हैं। ठीक है। अब दिस टाइप ऑफ इरोजन इज बेसिकली ड्यू टू द वेव्स, टाइड्स, उसके कारण होता है। तरंगों, सागरीय तरंगों द्वारा, तरंग किसकी तरफ आती है? खुले सागर से तट की ओर आती है और तट के जो मिट्टी है या चट्टान है उसको क्या कर देती है? तोड़ करके अपने साथ लेकर चली जाती है। सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ marine or beach erosion takes place in the coastal areas by the action of moving oceanic water in the form of waves or tides. And because of the force of waves and tides, the soil of or the rocks of coastal areas are eroded. ठीक है, और उनको लेकर के चली जाती है। So these are the types of इरोजन्स। ये मिट्टी द्वारा, जल द्वारा मिट्टी का अपर्दन जो होता है। इसके अलावा, जल के अलावा वायु द्वारा भी अपर्दन होता है। ठीक है, मूविंग एयर। और खास करके वैसे क्षेत्रों में हवा के द्वारा अपर्दन होता है जहां वनस्पति का अभाव होता है।
वनस्पति यानी कि वेजिटेशन. The air is responsible for erosion in those areas which are devoid of vegetation, because vegetation, the roots of plants hold the water tightly, or hold the soil tightly. यानी कि जो मृदा की वनस्पतियां हैं वो क्या करती हैं, मृदा को जकड़ कर रखती है, इस कारण अपर्दन नहीं हो पाता. लेकिन जिस क्षेत्र में वनस्पति का अभाव होता है या जिस क्षेत्र में चराई ज्यादा होती है, ठीक है, तो वहां क्या होता है, grazing of animals in large scale, in the area where grazing of animals is practiced on large scale, the soil of that area became loose. उस क्षेत्र का सॉइल जो होता है वो लूज हो जाता है. एक तो घास खा लेती हैं, गाय भैंसे जो भी है घास खा लेती हैं, तो क्या हो जाता है, घास का आवरण खत्म हो जाता है. दूसरा, when animals move on land, सरफेस पर जब मूव करती हैं तो क्या हो जाता है, उनके पैरों से, उनके खुर से the soil became loose, and because of fast moving air, अगर उस एरिया में अगर तेज हवा चलती है तो वो क्या करेगी, उस लूज मिट्टी को उठाकर दूसरे जगह ले जाती है. तो ये भी कारण है. सॉरी. तो एयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ सॉइल, and especially soil erosion by air takes place in those area the area which is devoid of किससे, जहां आपको devoid of vegetation, जहां वनस्पति देखने को नहीं मिलता या वनस्पति कम है. And apart from that, in the areas where grazing of animal takes place on large tract of land, that area also witnessed the soil erosion by air. और जहां चारा जानवरों की को बहुत बड़े क्षेत्र में चराया जाता है, वहां भी इस प्रकार के इरोजन देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिट्टी का अपर्दन. अब मिट्टी के अपर्दन को कैसे रोका जाए, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज वेरी नेसेसरी to get productivity, to get more productivity or from soil. It is necessary to conserve soil from erosion. बचाना पड़ेगा हमें किससे, अपर्दन को रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. और अपर्दन को कैसे कम कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. अब देखिए क्या क्या करेंगे हम लोग. तो सबसे पहला टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीनुमा खेती. ये कहां प्रैक्टिस किया जाए, हिली एरियाज में. हिली एरियाज में जहां, चूंकि हिली एरियाज में बारिश ज्यादा होती है, बारिश ऊपर से जब नीचे की तरफ पानी आएगा तो क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा. सो देयर इज अ नीड टू रिटार्ड द फ्लो ऑफ वाटर. तो वाटर की स्पीड को कम करना नेसेसरी है. हाउ वी कैन रिटार्ड, हाउ वी कैन दैट डिसेलरेट द स्पीड ऑफ वाटर. तो कैसे हम उसको डिसेलरेट कर सकते हैं. सो वी कैन डू दिस बाय अडॉप्टिंग अ मेथड कॉल्ड टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीनुमा कृषि बनाकर हम लोग
पर्वतीय क्षेत्रों में जल के बहाव की तीव्रता को, की स्पीड को, वेग को कम कर मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है। दूसरा, समुच्चय कृषि, कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग ये भी कहां प्रैक्टिस होता है? हिली एरियाज में होता है। सो फार्मिंग अलोंग कंटूर लाइन, समुच्चय रेखा के सहारे कृषि कार्य करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इसके अलावा शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स में क्या किया जाता है? खेत के चारों तरफ प्लांटिंग ऑफ ट्री, पेड़ लगा दिए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। और इसमें क्या होता है कि शेल्टर बेल्ट्स लगा देने से, पेड़ लगा देने से द स्पीड ऑफ एयर एज वेल एज वाटर स्लो हो जाता है। जल का बहाव, अगर बाढ़ वाला एरिया है, या हम कह सकते हैं हवा की गति, इन दोनों को क्या कर देता है? शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है। वृक्ष मेखला जिसको लगा दिया जाता है, वृक्षों की मेखला। तो इसके द्वारा भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, which can adopt strip farming to reduce soil erosion. स्ट्रिप फार्मिंग में क्या किया जाता है कि खेतों के बीच घास की पट्टिका, जिसको पट्टिका कृषि भी कहा जाता है, स्ट्रिप फार्मिंग, पट्टिका, खेत के बीच में घास की पतली पतली पट्टी छोड़ दी जाती है। अब ये क्या करेगा? पट्टी, घास की पट्टी रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के स्पीड को चेक कर देगा, एयर के स्पीड को क्या कर देगा? चेक कर देगा, एंड प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, मिट्टी को का अपरदन करने से वो रोक देगा। सो स्ट्रिप फार्मिंग इज ऑल्सो द मेथड। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। कंट्रोल ग्रेजिंग, नियंत्रित चरवाही से ग्रेजिंग को कंट्रोल करके, यानी कि पशुओं का जो पशुचारण होता है उसको रोक करके, हम पशुओं को जो चराना है उसको कंट्रोल करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इसके अलावा मल्चिंग, मल्चिंग भी एक तरीका है किसको? सॉइल इरोजन को रोकने का। उसमें क्या किया जाता है कि खेत में जो खाली जगह है, जैसे मान लिया कि यहां पेड़ लगा दिए, यहां पेड़ लगा दिए, यहां पेड़ लगा दिए, नाउ दिस बैरन लैंड, जो ये जिस भूमि का वह क्षेत्र जिस पे खेती नहीं किया गया है, उस खेत को किस पे ढक दिया जाता है? किससे? पत्तियों से, घास फूस से क्या किया जाता है? ढक दिया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? मल्चिंग। सो दिस इज मल्चिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट way to conserve soil from soil erosion. In mulching, the area which is not cultivated is covered by dry grass, husk, leaves, etc. So these are the methods. ये सारे methods क्या हैं? ये सारे methods हैं soil erosion को रोकने के लिए। अब आते हैं सॉइल डिग्रेडेशन किसको कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं।
सॉइल इरोजन में क्या होता है कि अपर लेयर ऑफ सॉइल डिस्प्लेस्ड, अपने स्थान से दूसरे जगह चला जाता है। लेकिन जब हम सॉइल डिग्रेडेशन पढ़ते हैं मिट्टी अवक्रमण पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है सॉरी, इन सॉइल इरोजन degradation, soil is not displaced from their original place. मिट्टी अपने जगह से दूसरे जगह नहीं जाती, बल्कि मृदा अवक्रमण में मृदा की जो प्राकृतिक उत्पादक क्षमता है उसका विनाश हो जाता है। अर्थात when the soil loses its natural fertility, this is termed as soil degradation. So soil degradation is the loss of natural fertility of soil. soil का मिट्टी अपने जगह से दूसरी जगह नहीं गई, लेकिन मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसका अंत हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है। उसको क्या कहा जाता है? सॉइल डिग्रेडेशन। अब ये डिग्रेडेशन कैसे होता है? तो उसके कई कारण हैं, और मुख्य कारण क्या है? ह्यूमन इंटरफेरेंस। नेचुरल रीजन भी है, जैसे बाढ़ आ गया या वाटर लेवल ऊंचा हो गया, तो जो नियर बाई एरियाज है वो पानी में डूब गया। पानी में डूब जाएगा तो क्या होगा? वो सॉइल लवणीय हो जाएगी, लवणीय होगी तो खराब हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट वोल्केनिक करप्शन हुआ, और वोल्केनिक करप्शन से क्या हो गया? उससे राख और धूल और मिट्टी निकला और कहां जाकर के बगल की मिट्टी पर जमा हो गया। दिस इज ऑल्सो नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। बट humans are main responsible behind soil degradation. So anthropogenic reason is the main reason. मानव का द्वारा ही मिट्टी को सर्वाधिक अवक्रमित किया जाता है। अब कैसे किया जाता है? तो नंबर 1, सबसे पहला देखिए क्या होता है, एक्सेसिव इरिगेशन, अत्यधिक सिंचाई। हमारे यहां क्या होता है? फ्लड इरिगेशन होता है, बाढ़ सिंचाई की जाती है, फ्लड इरिगेशन। देखते नहीं है, गमलों में पानी डालते हैं तो जब तक डालते हैं जब तक पानी बाहर ना निकल जाए। दिस इज कॉल्ड फ्लड इरिगेशन। इन फ्लड इरिगेशन more water is injected in soil than required. जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम पानी डाल देते हैं। अब वो क्या होगा? That water, extra water will evaporate. वो अतिरिक्त जल क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत हो जाएगा, एंड लेफ्ट सॉल्ट, और क्या बच जाएगा? नमक बच जाएगा। किसमें? मिट्टी में, और वो मिट्टी को क्या कर देगा? खराब कर देगा। ठीक है, तो फ्लड इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल। सेकेंड, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट। जब हम अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए जब हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो दो काम करता है। एक तो मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ा देता है, दूसरा केमिकल्स क्या कर देते हैं? सॉइल्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंडेफेंस हैं, जो जीव हैं, उनको भी मार देता है।
और वो क्या कर देते हैं, सॉइल को रिन्यू करते रहते हैं। केचुआ, अर्थवॉर्म विच इज नोन एज द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है, उसको भी क्या है, वो भी मर जाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर के कारण। सो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉइल। ठीक है। तीसरा रीजन क्या होता है, माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी, अब माइनिंग एक्टिविटीज में क्या होता है कि माइंस, मिनरल्स धरती के नीचे पाए जाते हैं। अब नीचे जाने के लिए क्या किया जाता है, यहां मिट्टी को निकाला जाता है एंड दैट सॉइल इज डम्प्ड ऑन अनदर एरिया, अदर सॉइल, ऑन अदर सॉइल। ये जो मिट्टी निकाला गया, खनिज तो यहां है, मान लिया खनिज ये सब है, इसको निकालने के लिए यहां जाना पड़ेगा, तो इस मिट्टी को निकाल करके दूसरी जगह क्या कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। तो ये भी क्या कर देता है, सॉइल को डिग्रेड कर देता है। उसके बाद क्रशिंग ऑफ मिनरल्स, जहां मिनरल्स की क्या कर देते हैं, पिसाई करते हैं। वहां क्या हो जाता है, पिसाई के दौरान छोटे छोटे धूल निकलते हैं, कण निकलते हैं, किससे, मिनरल से, और वो कहां, वो आसपास की मिट्टी में सेटल कर जाते हैं, मिट्टी में बैठ जाते हैं और मिट्टी के पोर्स को बंद कर देते हैं, जिसके कारण पानी नीचे की तरफ जाना बंद हो जाता है एंड मेक द सॉइल अनफर्टाइल। जैसे एग्जांपल है बुक्सा टाइगर रिजर्व जो बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व में के जो एरिया है, वहां कैल्साइट माइनिंग होता है। कैल्साइट्स को क्रश किया जाता है ताकि उससे बर्तन बनाया जा सके, चीनी मिट्टी का बर्तन। अब उस कैल्साइट का जो पीसा जाता है, क्रश किया जाता है, उससे क्या निकलता है, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। and after some time they settled on soil, nearby soil, और वो छोटे छोटे कण मिट्टी में जाकर बैठ जाते हैं एंड क्या कर देता है, उसको मिट्टी के जो पोर्स हैं उसको बंद कर देता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट the filtration of, or we can say the percolation of soil stopped, percolation of water stopped in soil, because the fine particle blocks the space which is available between the soil, and through that space water entered। उसी दो मिट्टी के कणों के बीच जो क्षेत्र होता है, उसी से क्या होता है, पानी नीचे जाता है, लेकिन वो छोटे छोटे कण क्या कर देते हैं, उस पोर्स को बंद कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी में पानी जाना रुक जाता है। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन, वो तो अपर्दन में भी कारण था। जब हम क्या कर देते हैं, डिफोरेस्टेशन कर देते हैं, जंगल की कटाई कर देते हैं, उससे अपर्दन भी होता है और अवक्रमण भी होता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, कारखानों से निकलने वाला उप उत्पाद विच इज वेस्ट, जो क्या है, खराब पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, उनको भी क्या किया जाता है, मिट्टी में डाल दिया जाता है। उससे भी क्या हो जाता है, सॉइल डिग्रेड हो जाता है। अब इसको कैसे रोका जाए, तो वही एफोरेस्टेशन, पेड़ लगा करके, ठीक है, अधिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल न करके हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। वैसे ऑल्टरनेट तो है, लेकिन हम इसको वी कांट रिप्लेस द प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी उतना नहीं होता जितना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स में होता है, लेकिन वी कैन यूज। फिर कंट्रोल्ड इरिगेशन, नियंत्रित सिंचाई द्वारा, नियंत्रित ग्रेजिंग के द्वारा,
ठीक है, साइंटिफिक माइनिंग के द्वारा, इन सबों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मृदा के अवक्रमण को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं किसको, मृदा अवक्रमण को रोकने का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने मृदा से संबंधित दो समस्याएं पढ़ी भारत की। पहला इरोजन ऑफ सॉइल, मृदा का अपरदन, और दूसरा मृदा का अवक्रमण। दोनों के कारण अलग थे, लेकिन दोनों में कुछ कुछ कॉमन है, जैसे डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, अपरदन में भी है और अवक्रमण में भी है। दोनों में ह्यूमन इंटरफेरेंस है। ठीक है, कैसे इससे बचा जाए, कैसे कम किया जाए, इसके बारे में भी हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो आप लोग इसे देखिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।